हेलो बच्चों, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। फिज़िक्स में हम लोग क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था, इसके पहले केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके 3 वीडियोस और बने हुए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसके पहले आप उन वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ भी देखा था और सेकंड लॉ भी देखा था। आज हमें क्या पढ़ना है? थर्ड लॉ पढ़ना है, केपलर का थर्ड लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक बार मैं ब्रश अप कर दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ आपका। तो फर्स्ट लॉ में क्या बताया था उन्होंने? जोहान्स केपलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट पे वो मोशन करते हैं, जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूमते हैं सन के अराउंड, तो उसी का उन्होंने रिसर्च वगैरह किया था और उन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिए थे। उसे ही हम लोग केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ में ये बताया था उन्होंने कि जिस पाथ पर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो पाथ सर्कुलर नहीं होता है, वो इलिप्टिकल पाथ होता है। और जो सन है वो उन 2 फोकाई में से किसी एक पर होता है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ के 2 फोकस होते हैं, तो इलिप्स के, तो एक पर सन होता है एंड प्लैनेट्स क्या होते हैं, उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं एंड दैट पाथ इज इलिप्टिकल पाथ। ये बात समझ में आई थी आपको? ठीक है, और सेकंड केपलर सेकंड लॉ क्या है? अच्छा, इस लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्बिट के बारे में बताया था। केपलर सेकंड लॉ है। केपलर सेकंड लॉ में उन्होंने बताया था द लाइन joining the planet, suppose this is planet, it is at position 1 and after traveling it comes to position B। ऐसे ही पोजीशन C पे आता है, पोजीशन D पे आता है। ठीक, देखिए आगे। The line joining the planet to the sun covers or sweeps equal area in equal interval of time। मीन्स अगर वो पॉइंट A से पॉइंट B तक एक एरिया बना रहा है, वो एक टाइम इंटरवल बनाता है, तो वो इस पॉइंट से C पॉइंट से D पॉइंट पे भी जब जाएगा तब भी उसका एरिया क्या होगा? सेम होगा। मतलब जो ASB है, दिस एरिया ASB एरिया जो है वो इक्वल होगा किसके? CSD के। उन्होंने ये बताया था। तो अब इस लॉ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लैनेट की वेलोसिटी होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों नहीं कांस्टेंट रहती है? क्योंकि एक पहली बात तो ये इलिप्टिकल पाथ है, तो जब इलिप्टिकल पाथ पे इसको इक्वल एरिया भी कवर करना है तो कैसे वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रह पाएगी? कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, तभी तो वो इक्वल एरिया कवर कर पाएगा। तो फिर यहाँ से बात पता चलती है कि अब कैसे, कहाँ घटेगी कहाँ बढ़ेगी। तो व्हेन द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, मीन्स जब प्लैनेट सन के नियरेस्ट पे, बहुत ही नज़दीक होता है, सबसे नियर पॉइंट पे होता है, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और जब फारदेस्ट पोजीशन पे जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। मीन्स कि अगर यहाँ पर है तो ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी, और जब एकदम फारदेस्ट पे पहुँच जाएगा तो मिनिमम हो जाएगी, और जब फिर उस फारदेस्ट पोजीशन से इधर नियरेस्ट पोजीशन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर से ग्रेजुअली इंक्रीज कर दी जाएगी और एकदम मैक्सिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी वेलोसिटी। इतना समझ में आया? अब यहाँ से एक पॉइंट हमारे सामने आता है कि एरियल वेलोसिटी क्या है। तो एरियल वेलोसिटी वही है, जैसे वेलोसिटी क्या पढ़ा था हमने? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो बेसिक पढ़ा था। तो एरियल वेलोसिटी होती है द एरिया कवर्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन पर सेकेंड। ठीक है, जो एरिया कवर करता है ये पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं हम एरियल वेलोसिटी। ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इस लॉ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला हमें कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, द एरिया कवर्ड बाय द लाइन joining the planet to the sun per second is called aerial velocity
एंड दिस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केप्लर्स सेकंड लॉ क्या है, तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ। और इस सेकंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं, क्योंकि इस लॉ में केप्लर ने एरियाज के बारे में डिस्कस किया है कि जो प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया है, इसीलिए इसे हम लोग लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। तो ये 2-3 हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले हैं इस लॉ में। ठीक है, यहाँ तो आप सब लोग पढ़े ही थे, थोड़ा और आज इसमें मैंने बता दिया है, तो सब कुछ बता दिया है, अब आप नहीं भूलेंगे इसको। ठीक, अब केप्लर्स थर्ड लॉ के बारे में जानते हैं। केप्लर्स थर्ड लॉ ये कहता है, अच्छा इसे लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। इसमें क्या है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व अराउंड द सन, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड और पीरियड भी कहते हैं। तो इसीलिए इसे लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन इज directly proportional to the square of the time required to complete one revolution, or we can also say that it is directly proportional to the square of the period of the time period। समझ में आ गया? फिर से देख लो, r cube is directly proportional to t square। r क्या है? r is the distance from the planet to the sun। t क्या है? जो टाइम लग रहा है एक रिवोल्यूशन करने में, वो t है। तो r का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मत भूलना, क्योंकि इसकी मदद से ही न्यूटन साहब ने बहुत बेहतरीन एक रिजल्ट दिया था अब ये केप्लर के थर्ड लॉ के इस रिजल्ट से। ठीक है, तो इसको मत भूलना। अभी मैं आगे बताता हूँ कि क्या दिया था उन्होंने, कौन सा रिजल्ट दिया था। याद करिए कि न्यूटन ने सबसे पहले जब ग्रेविटेशन की शुरुआत की थी हमने, तो मैंने बताया था कि न्यूटन ने बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही मज़ेदार स्टेटमेंट था, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था। उसमें उन्होंने बताया था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बताया था। तो वो स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिया, लेकिन किसकी मदद से दिया? केप्लर के थर्ड लॉ की मदद से दिया। ऐसे ही नहीं बस आए और अपना स्टेटमेंट देकर चले गए, ऐसे नहीं, इसकी उन्होंने हेल्प ली थी। ठीक है, तो कैसे हेल्प ली थी, आइए उसका डेरिवेशन भी देखते हैं। अच्छा, उस स्टेटमेंट को हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर रूल, तो आप कहिए द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is inversely between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them. This is also known as this is also the first statement of universal law of gravitation, and this is inverse square rule। ठीक, अच्छा, जब न्यूटन साहब वो डेरिवेशन दे रहे थे ये वाला f is inversely proportional to r square, तो उन्होंने एक चीज़ एज्यूम किया था कि जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहे हैं, जो रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन केप्लर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इलिप्टिकल पाथ है, लेकिन उन्होंने एज्यूम किया था कि नहीं हम सर्कुलर वाले में लेके चलेंगे, हमको रिजल्ट निकालना एक बढ़िया अपना देना है, तो हम मान लेते हैं कि वो सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था फर्स्ट, मतलब जो एजम्पशन था उनका, ये आप लिखना मत भूलिएगा जब भी डिराइव करिएगा। जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर पाथ है। ठीक, अब सर्कुलर पाथ है यानी सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो किसकी मदद से होता है? प्लैनेट है कोई, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको कौन सा फोर्स चाहिए जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन करे? उस फोर्स को बोलते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? वो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब आप कहेंगे सब क्या लिख दिए, क्या है ये सब? तो m है मास ऑफ द प्लैनेट, v इज द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, और r क्या है? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। इतनी बात समझ में आई? तो m मीन्स मास जो कि कांस्टेंट है, हटा सकते हैं उसको,
तो वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, v²/r पे। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये वेलोसिटी है उस प्लैनेट की जो रिवॉल्व कर रहा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इस पॉइंट से शुरू किया, इसी पॉइंट पर आ गया, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी जो इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा उसका, 2πr, यही तो। और अपॉन टाइम मीन्स जितना टाइम ले रहा है रिवॉल्व करने में वो, ठीक है। तो v को हम लोग 2πr/t लिख सकते हैं, ठीक। अब ये 2π एक कांस्टेंट फैक्टर आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/t। मतलब जो वेलोसिटी है वो उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, जिस डिस्टेंस जो डिस्टेंस प्लैनेट की और सन के बीच में होगी, और उस टाइम पे भी डिपेंड करेगी जो वो ले रहा है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए, मीन्स ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t²। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे r को न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, बैलेंस भी तो रखना है, सिर्फ न्यूमरेटर में करके छोड़ तो सकते नहीं है। तो क्या करेंगे, जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, उसी से नीचे भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेप, इसको याद रखिएगा डेरिवेशन करते समय। एंड r³ क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कहाँ से आ गया, अभी हमने पढ़ा है केपलर्स थर्ड लॉ, वहाँ पर अभी पता चला है कि r³ कांस्टेंट होता है, अभी पता चला है कि कांस्टेंट होता है। तो बस इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो क्या मिलेगा, v² विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, v² की वैल्यू को, तो क्या मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। बस ये क्या हो गया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और r क्या था, r था डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। मीन्स अगर हम किसी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पता करना चाहते हैं, तो वो उन दोनों बॉडीज़ के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही अगर कोई प्लैनेट है, कोई सन है, तो प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये न्यूटन साहब ने बताया था, किसकी मदद से, केपलर के थर्ड लॉ में जो उन्होंने रिजल्ट दिया था उसकी मदद से। तो केपलर साहब सिर्फ लॉ दिए थे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि मोशन कैसे होता है, कहाँ से होगा, ठीक है। ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटेशन का क्या इफेक्ट है प्लैनेट्स पर, सन का क्या कितना एग्जर्ट करता है, क्या ग्रेविटी है, वो सब बता नहीं पाए थे ठीक से। केपलर जो थे वो सिर्फ 3 लॉ दिए थे, इतनी बात बताए थे। अब न्यूटन भाई साहब को पता था कि चलो मुझे यहाँ से ये पता चल गया, मैं इसकी मदद से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में काफ़ी मदद आएगी, उससे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप याद रखिए। इसी को इन्वर्स स्क्वायर रूल भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा, डिराइव कर देना सीधे सीधे, एक बार फिर से देख लो। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उसे हम F इज इक्वल टू mv²/r की उससे देते हैं इक्वेशन से, ठीक है। m यहाँ पे कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट जो कि कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हटा दीजिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा। तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू v²/r एंड v कैन बी डिनोटेड बाई 2πr/t, यही तो 2πr/t। 2π इज द कांस्टेंट टर्म, ये भी हट जाएगा यहाँ से, जो r/t बचेगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट, r²/t², v² is directly proportional to r²/t² and multiplying by r in numerator and denominator what we will get, v² is directly proportional to r³/t² into 1/r। तो r³/t² किसका इक्वल होता है, वो एक कांस्टेंट होता है जो हमने केपलर्स के थर्ड लॉ में पढ़ा था, ठीक। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में जो मैंने लेट की थी, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड इसके बाद क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन के बीच में क्या समानताएं हैं, उससे क्या रिजल्ट मिला हमें, वो हमें जानना है, ठीक है। यहाँ तक तो आप जान गए कि क्या क्या
न्यूटन ने क्या बताया, केपलर ने क्या बताया, उसकी मदद से, केपलर के थर्ड लॉ की मदद से न्यूटन ने क्या रिजल्ट दिया। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन क्या है, दोनों के बीच में क्या है ये जान लीजिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड अलग है, मतलब ये नहीं है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन अलग एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स एंड व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट exerts a force on the second object, then the second object also exerts equal and opposite force to the first object। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो जिस फोर्स से जो फोर्स ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करेगा, जो फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करेगा, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा एंड डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे हमने किसी को मार दिया उधर, वो अगला आदमी भी हमें मार दिया, तो बात बराबर हो गई। ठीक है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ था, आपने पढ़ा था मोशन का। तो जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन भी एक तरह का फोर्स है, तो वो भी वैलिड है इस केस में, इस केस में वो भी वैलिड है, यही तो। ठीक है, तो अगर क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई स्टोन को हवा में उछाला, ठीक, तो उस स्टोन और अर्थ के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स वो जो स्टोन है जो अर्थ की तरफ गिर रहा है, विच इज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, दैट विल एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द अर्थ। मीन्स उसको, उस स्टोन को ये जो हमारा अर्थ है वो अट्रैक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही तो आगे सुनना अब। तो वो जो स्टोन है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक, लेकिन तो ये किस वजह से हो रहा है, ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस स्टोन की तरफ, तो स्टोन को पुल कर रहा है, तो स्टोन नीचे आ रहा है। तो ये फोर्स कौन दे रहा है, अर्थ दे रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो स्टोन नीचे आ रहा है। ठीक है, बट अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लगती है दूसरे ऑब्जेक्ट के भी। तो इससे ये पता चला कि वो जो स्टोन है वो भी कोई ना, वो भी वही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है अर्थ की तरफ भी एक्सर्ट करेगा। मींस अर्थ को भी ऊपर उठना चाहिए, अर्थ को भी तो ऊपर उठना चाहिए उस स्टोन की तरफ। बट ऐसा होता है क्या? अब ये बात आप गौर करिएगा इस पर और पता करिए कि क्या होता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ये क्या होती है बात, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, वो अर्थ की तरफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो क्या अर्थ को भी ऊपर उठना चाहिए? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहीं पर इस सेशन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी कि क्या है ये, एंड फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल पढ़ाया जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाई जाएगी, दैट इज स्मॉल जी। ठीक, ये पढ़ाया जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस जी और इस जी में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग होते हैं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जी की, और ये एक स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और बस, और क्या, यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।